गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली आज कैपिटल मार्केट या सिक्योरिटी लॉ, कैपिटल मार्केट लॉ या फिर सिक्योरिटी लॉ, बेसिकली सेबी का जो लॉ है सर, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में जो स्टॉक मार्केट एंड सिक्योरिटी एरिया जो दैट इज डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, जितना सारा सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह जो भी है आप लोग जानते हो। पिछले क्लासेस में मैंने आपको सिक्योरिटी लॉ के बारे में बहुत सारा बात करके रखा। इससे पहले सबसे पहले तो 1956 सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोगों ने पढ़ चुका है ना। तो वहाँ पर सिक्योरिटीज़ क्या है इसके बारे में मैं बहुत सारा बातचीत करके रखा। सो मुझे सिक्योरिटी के बारे में और कुछ नहीं बताना चाहिए। अगर किसी का क्लासेस मिस है मेरे को बताइए, मैं आपको क्लास का लिंक शेयर करूंगा। आप घर में आराम से बैठ के सिक्योरिटी लॉ का क्लास एक बार देख लीजिए। आपको सिक्योरिटी रिगार्डिंग जो भी सवाल है मन में वो आपको क्लियर हो जाएंगे। मेनली शेयर मार्केट तो आप लोग जानते ही हो, और उसके साथ साथ प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड, ठीक है, इस तरह का बहुत सारा चीज़ें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है, कमोडिटी, सब बहुत सारा चीज़ें हैं जो सिक्योरिटीज़ के अंदर भारत में काउंट होता है। नॉट जस्ट इन इंडिया, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है। अलग अलग देशों में इसका अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस, हर एक देश का ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड में ही चलता है, बट थोड़ा बहुत कंट्री टू कंट्री डिफर जरूर करेगा। तो ठीक है, हमें बाकी कंट्रीज के बारे में जानकारी लेने का जरूरत अभी नहीं है। हम इंडिया के बारे में जानेंगे, बिकॉज इंडिया में ये जो सेबी लॉ है, ठीक है, ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का लॉ है, ये पर्टिकुलर लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जितना समय जा रहा है हमारे देश में बिजनेस एरिया और डेवलप हो रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड थिंग, सेबी या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो पूरा बिजनेस वर्ल्ड को स्पेशली स्टॉक मार्केट सेगमेंट्स में बहुत ही माइन्यूटली देखता है, उसको स्कैन करता है, जरूरत पड़ने से उसके ऊपर कार्रवाई करता है। ये सभी चीजें मैं आपको पिछले क्लासेस में बताया, एसएटी का काम भी बताया, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल्स भी है। तो बहुत सारा मैटर हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस करके आया। आज मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगा, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बेसिकली देखिए, ये सी एस एग्जीक्यूटिव लेवल, सी एस फाइनल, सी ए फाइनल, सी एम ए फाइनल, हर एक स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर लॉ जानना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा, चलिए स्क्रीन में आ जाइए और देखिए, ठीक है। तो सेबी लॉ के अंदर मेरा आज का डिस्कशन रहेगा, ठीक है। ये सीए के अंदर कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ में भी पढ़ाया जाता है, और सीएमए के अंदर भी सिक्योरिटी लॉ का अलग से चैप्टर्स आता है। सीएस के अंदर तो सिक्योरिटी लॉ अलग से एग्जीक्यूटिव लेवल में और फाइनल लेवल के लिए भी अलग से बना हुआ होता है। तो ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब बात है कि सर आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सेबी का लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। दैट मीन्स जब कोई कंपनी मार्केट में लिस्टेड होता है, जब कोई कंपनी मार्केट में लिस्टेड होता है, स्टॉक मार्केट में आता है, तो उसका क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या डिस्क्लोजर है, देना पड़ता है। ठीक है, जो रेगुलेशंस 2015 में, बहुत पुराना बात नहीं है, 4-5 साल पुराना बात है। तो रेगुलेशंस जो आया था ये 2015 में आया था, और यही चीज मैं आपसे साथ आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। सी एस एग्जीक्यूटिव का अगर मैं बात करूँ तो वहां पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको मतलब ये जो चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो आराम से देखिए, ध्यान से समझिए, और इंपॉर्टेंट पार्ट नॉट जस्ट फॉर योर एग्जाम पर्पस बट ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज पर्पस, कि किस तरह से, मतलब मैं तो मानता हूँ कि सभी को इसके बारे में जानना चाहिए, हर किसी को, चाहे वो सी एस पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर आपको मार्केट का नॉलेज लेना होता है ना, तो उसके पीछे का रेगुलेशंस का भी ध्यान रखना आपको चाहिए, ठीक है। तो बिकॉज ये सब चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टॉक मार्केट के ऊपर जो लीगल मैटर्स होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाता है। सो सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, मेनली स्कोप एंड इंट्रोडक्शंस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी भी चीज, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का क्या स्कोप है, बिना स्कोप जाने आप किसी भी मैटर पे अपना नॉलेज नहीं बिल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्कोप एंड इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन ऑब्लिगेशंस एंड ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, कॉमन ऑब्लिगेशंस क्या है, क्वार्टरली कंप्लायंसेस के बारे में बात करेंगे, एनुअल कंप्लायंसेस के बारे में बात करेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, जो बहुत वाइटल माना जाता है। और आज की डेट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को संभालने के लिए कंपनी में कंपनी सेक्रेटरीज का, सीएस का बोलबाला इतना हो रहा है, बिकॉज सीएस का दायित्व है, सीएस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करे। बट नॉट जस्ट सीएस,
chartered accountant as well as cost accountant, they are also liable to maintain corporate governance, but corporate governance के लिए CS को थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर कंपनीज में दिया जा रहा है, और वही तो मेन रीजन है कि अगर गवर्नेंस ठीक हो, दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट ठीक हो, ठीक है, गवर्नेंस का क्या काम, गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार जैसे चलता है वैसा ही, सरकार कितना ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट कितना ट्रांसपेरेंट है उस पर डिपेंड करता है ना। अगर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है तो देश का जनता का भला होगा, कंपनी ट्रांसपेरेंट है तो कंपनी का लोगों का भला होगा, देश का भला होगा, बिकॉज कंपनी से देश बनते हैं सर, ठीक है, तो देश का जो पैसा है, देश का जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो कंपनी अगर ट्रांसपेरेंट वे में काम करेगा, उसके लिए कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, और सेबी लिस्टेड, सिक्योरिटी मार्केट लिस्टेड या स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज को किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में क्या है वो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। एंड कॉमिटीज अंडर एलओडीआर रेगुलेशंस, कॉमिटीज क्या क्या है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो लंबा डिस्कशन है, ठीक है, आगे बात बढ़ाते हैं। सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रेगुलेशंस 2015 के अंदर आपको इसका स्कोप के बारे में बता करते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ स्कोप जानते हैं। ऑन September 2, 2015, September 2, 2015, सेबी नोटिफाइड द लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये सेबी ने नोटिफाई किया, टू बी कॉल्ड एज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, टू बी कॉल्ड एज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015। The objective of this regulation is firstly to align clauses of the listing agreement with companies, ठीक है, मतलब जब कोई कंपनी लिस्टिंग होते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो जुड़े हुए क्लॉजेस वगैरह हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करना। एंड सेकेंडली टू कंसोलिडेट द कंडीशंस अंडर डिफरेंट सिक्योरिटीज लिस्टिंग एग्रीमेंट इनटू वन सिंगल रेगुलेशंस, जो भी लिस्टिंग एग्रीमेंट है इसको एक सिंगल रेगुलेशंस पे लाया गया है। जो 2015 से पहले अलग अलग रेगुलेशंस हुआ करता था उसको सिंगल रेगुलेशंस के अंदर लाया गया। दिस रेगुलेशंस इज एप्लीकेबल टू एनी एंटिटी वेदर ए कंपनी और नॉट, ठीक है, अगर वो कंपनी है या फिर ना भी है, कंपनी नहीं है पर फिर भी वो स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। एक्सेसिंग द स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग इक्विटी शेयर्स ऑन मेन बोर्ड एसएमई एक्सचेंज, एसएमई एक्सचेंज इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ये बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए है, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो भारत में बिजनेस करते हैं, जिनका हाई पोटेंशियल ग्रोथ है, ऐसे बिजनेस को एसएमई एक्सचेंज में रखा जाता है। इनके भी अलग अलग सुविधाएं मिलते हैं एक्सचेंज के थ्रू से, ठीक है, तो पैसा रेज करने का मैं आपको एसएमई एक्सचेंज के बारे में जरूर बताऊंगा। एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, तो मेन बोर्ड में आने के लिए, एसएमई एक्सचेंज के लिए, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए, इसके अलावा मतलब इक्विटी शेयर्स तो है ही यहाँ पर, ठीक है, इसके अलावा डेब्ट सिक्योरिटीज जैसे कि डिबेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी, डिपोजिटरी रिसिप्ट्स के लिए भी, सिक्योरिटाइज डेब्ट के लिए भी, ठीक है, मतलब सिक्योर्ड डेब्ट, इंस्ट्रूमेंट एंड फ्यूचर फंड यूनिट्स के लिए, एंड अदर सिक्योरिटीज एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, सेबी के थ्रू से, और किसी भी तरह का सिक्योरिटीज जिसके थ्रू से कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करने का, कैपिटल रेज करने का मौका मिलता हो, ठीक है। तो जो कंपनी को कैपिटल चाहिए होता है ना, तो कंपनी को कैपिटल रेज करने के लिए अलग अलग सिक्योरिटीज मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसमें से पॉपुलर यू ऑल नो शेयर मार्केट से इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स या डेब्ट सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस शेयर्स, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, सिक्योरिटाइज्ड डेब्ट, इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, दीज आर ऑल वेरियस काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज जो सेबी नोटिफाई करके रखे हैं। और भी कुछ अगर सेबी कभी कुछ नोटिफिकेशन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, तो उसको भी स्कोप के अंदर रखा गया है। तो बेसिक बातें हैं, जब किसी कंपनी को किसी भी पर्टिकुलर लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस पे आना है, तो वो जब भी किसी भी तरह का पैसा रेज करेगा तो उसका रेगुलेशंस 2015 में एक सिंगल रेगुलेशंस के साथ जोड़ा गया है। तो वही है इस एसओ मतलब एलओबीआर का मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो स्कोप में हम लोग धीरे धीरे आगे आगे बात को बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो एसी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी ऑन September 2, 2015 issued a SEBI listing and disclosure regulation 2015 on listing of different segments of capital market and disclosure norms in relation thereto, ठीक है। These regulations have been structured, ये जो regulations है इसको structured किया गया into single document with the aim to consolidate and streamline the provisions of existing listing agreements for different segments of capital markets। आगे आगे समझाऊंगा, डोंट वरी। सच एज इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग कन्वर्टेबल्स, इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग कन्वर्टेबल्स, कन्वर्टेबल्स मतलब जैसे कोई डिवेंचर्स है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में इक्विटीज में। नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज मतलब जो कभी भी डेब्ट से इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, फॉर इंश्योरिंग बेटर एनफोर्सेबिलिटी, ठीक है।
तो ये सब चीजें, द लेटेस्ट सेट ऑफ नॉर्म्स प्रोवाइडेड ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर पीरियडिक डिस्क्लोजर्स बाय लिस्टेड एंटिटीज अपार्ट फ्रॉम इनकॉर्पोरेटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब इसका एप्लीकेबिलिटी के बारे में थोड़ा देखते हैं। एप्लीकेबिलिटी क्या बताता है? दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू द लिस्टेड एंटिटी। ये जो भी रेगुलेशंस है ये बेसिकली लिस्टेड एंटिटीज पे लागू होता है। हु हैज लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि भारत में 7 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अभी अवेलेबल है, उसमें से पॉपुलर 2 है जो आपको पता ही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसके बिना तो बात अधूरा ही रह जाता है। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने के लिए जो भी रेगुलेशंस है वो बेसिकली आपको मैं आगे आगे बता रहा हूँ। तो किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, चलो आपको बताते हैं। तो रेगुलेशंस है एलओडीआर, ठीक है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, किस किस पे लागू होगा आप देख लो। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज पे लागू होता है, लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड और एसएमई एक्सचेंज और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा एसएमई एक्सचेंज के बारे में बताता हूँ। एक सेकेंड। ऐसे तो एसएमई का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, बट एसएमई एक्सचेंज जो है वो बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आप एनएससी के साइट में ही जाके देख रहे हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एसएमई प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सचेंज इज इंटेंडेड फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज with high growth potential. The SME platform of the exchange shall be open for SMEs whose post issue paid up capital shall be less than or equal to 25 करोड़ 25 करोड़। ठीक है, जिसका पोस्ट इशू करने के बाद का जो कैपिटल है वो 25 करोड़ या मतलब 25 करोड़ या उससे मतलब एटलीस्ट शैल बी लेस देन और इक्वल टू 25 करोड़, उन्हीं को इन पे जगह मिलता है, स्मॉल एसएमई कहा जाता है। द प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर ए न्यू एंड अल्टरनेट एसेट क्लास। ये जो प्लेटफॉर्म है एसएमई के लिए एक्सचेंज का, इसके थ्रू से इनको इन्वेस्टर्स मिलते हैं हैविंग लॉन्गर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, जो इस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब अगर आपको एसएमई कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका कैपिटल इशू के बाद 25 करोड़ या उससे कम है, ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म उनको इन्वेस्टर्स जुगाड़ करके देते हैं। ठीक है, द प्लेटफॉर्म शैल अलाउ न्यू अर्ली एज स्टेज वेंचर्स एंड स्मॉल क्वालिटी कंपनीज टू रेज मच नीडेड ग्रोथ कैपिटल। ठीक है, तो बेसिकली ये कंपनी को वेंचर कैपिटल रेज करने में, बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो कैपिटल चाहिए इन्वेस्टर्स जुगाड़ करते हैं। ठीक है, मच नीडेड ग्रोथ कैपिटल एज दे ग्रो मैच्योर एंड ट्रांजिट टू द एक्सचेंज मेन बोर्ड। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या करेगा, मेन बोर्ड की तरफ चला जाएगा जैसे कि बाकी कंपनीज लिस्टेड होते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है। मतलब आप पहले एसएमई में आते हो, अगर आपका कैपिटल इशूड के बाद 25 करोड़ या उससे कम हो, लेकिन आपका हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, तो अगर आपका बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल है, ये एक्सचेंज क्या करेगा, आपको पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स को बताएगा, वो आके लॉन्गर हॉराइजन पे आपके बिजनेस पे इन्वेस्ट करेगा। तो ये एसएमई के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। और जो इन्वेस्टर्स ऐसे अर्ली स्टेज स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप चाहो तो एसएमई में रिसर्च चालू कर सकते हो, ये भी इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत ही उम्दा एरिया है। ठीक है, आप चालू कर दो एसएमई के बारे में जानकारी लेना। अब एनएससी के साइट में जाओ, एसएमई के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक बात कर दिया, अब आपको और थोड़ा डिटेल्स जानकारी के लिए मैं आगे आगे बात करूंगा आपसे। ठीक है, सभी कैपिटल मार्केट का अलग अलग सेगमेंट्स है, बट इतना तो पता चली गया आपको कि जो भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है जिसका हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, आप ऐसे बिजनेस में भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इनके लिए भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से प्लेटफॉर्म सेट किया गया है। ठीक है, नॉट जस्ट मेन बोर्ड कंपनीज बट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज भी इसमें आ सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब ये सबको आप इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल मतलब कभी भी वो रिडीम नहीं होगा, हमेशा आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो, अलग अलग तरीके के कैपिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, जो जिसके ऊपर ये एलओडीआर एप्लीकेबल होता है। इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स, securitized debt instruments, security receipts, unit issued by mutual funds, any other security as may be specified by SEBI। ठीक है, सभी को applicable होगा ये particular law। The provisions of these regulations which become applicable to listed entities on the basis of market capitalizations, जो भी इन पे लागू होता है इनके market capitalizations के basis पे होता है। Criteria shall continue to apply to such entities even if they fall below such thresholds। ठीक है,
अगर थ्रेशोल्ड्स के नीचे भी आ जाए फिर भी उनके ऊपर ये क्राइटेरिया जो भी हैं वो अवेलेबल होगा, ठीक है, कंटिन्यूएशन रहेगा। चलो आपको रेगुलेशंस बताता हूँ, ठीक है। क्या रेगुलेशंस है 2015 का एलओडीआर का, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, क्या रेगुलेशंस है? द लिस्टिंग रेगुलेशंस हैव बीन सबडिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब लिस्टिंग रेगुलेशंस को मतलब कंपनीज को मार्केट में लिस्टेड होने के लिए, मेन बोर्ड में आने के लिए या एसएमई प्लेटफॉर्म में आने के लिए क्या क्या रेगुलेशंस है? दो रेगुलेशंस यहाँ पर बताया जाता है, एक है सब्सटेंटिव कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है प्रोसीड्यूरल, ठीक है। सब्सटेंटिव में क्या होता है? सब्सटेंटिव प्रोविजंस इनकॉर्पोरेटेड इन द मेन बॉडी ऑफ रेगुलेशंस and procedural requirements in the form of schedules to the registrations regulations, ठीक है। तो एक हो गया substantive provisions incorporated in the main board और procedural requirement in the form of schedule to the regulations, ठीक है। तो एक प्रोसेस में काम करता है और दूसरा मेन बोर्ड में सब्सटेंटिव वे में काम करता है। आगे आगे आपको इसका मतलब भी समझ में आएगा। अब सेक्शन 17 रेगुलेशन 17, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेगुलेशन 17 में बात करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। ये जो बोर्ड बना जाता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है वो जान लीजिए। लिस्टेड एंटिटी, जो भी स्टॉक मार्केट लिस्टेड आना होगा उनको अपने बोर्ड को किस तरह से बनाना होगा ये आपको जान लेना चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेगुलेशन 17 में बोला है और द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज शैल बी एज फॉलोज, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ। आई होप कि आपको स्क्रीन शेयर है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत बीच बीच में चेक कर रहा हूँ। Composition of board. The composition of board of the listed entity shall be as follows. Board of directors shall have an optimum combination of executive and non-executive directors. Executive directors as well as non-executive directors with at least one woman directors. अच्छा, एक woman director होना चाहिए, ये actually बाद में आया है, ठीक है। And not less than 50% of the board of directors shall comprise of non-executive directors, ठीक है। मतलब not less than 50% of the BOD board of directors का जो composition होगा शैल कॉम्प्राइज ऑफ नॉन, मतलब 50% से कम नहीं होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, 50% से कम नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द टॉप 1000 एंटिटीज कंपनी, टॉप जो 1000 लिस्टेड कंपनीज होते हैं स्टॉक मार्केट में, इनके बारे में कहा जा रहा है। 1000 कहाँ कैसे पता चलता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में, एनएसई में या बीएसई में, ठीक है। तो ऐसे तो आपको पता ही है, बीएसई में ऑलमोस्ट 5000 5500 कंपनी लिस्टेड है और एनएसई में ऑलमोस्ट 2000 क्रॉस करके कंपनी लिस्टेड है। आप मतलब मैक्सिमम अबव 2000 कंपनीज, ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द टॉप 1000 listed entities determined on the basis of market capitalizations as the end of the immediate previous financial year. मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में टॉप 1000 कंपनीज का बीओडी कैसा होना चाहिए? शैल हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर्स, ये बताया गया है। 1000 मतलब जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है इन पे एक वुमेन डायरेक्टर होना ही होना है। बाई अप्रैल 1 2020 के अंदर ये करना पड़ेगा, ये रूल्स लागू हुआ है, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर्स। तो जो लड़कियां हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं बहुत दिल लगा के, उनके लिए बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप वुमेन डायरेक्टर्स बन सकते हैं आगे जाके कंपनी बना के या किसी और की कंपनी में। तो एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर्स मैंडेटरी कर दिया है जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है। और ये लिस्टेड कंपनीज का 1000 टॉप कैसे पता चलता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में ही मार्केट में कंपनी टॉप 1000, टॉप 500, टॉप 50, ठीक है। निफ्टी 50 में आपको लोग जानते हो ना, इसका कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, टॉप 50 के अंदर आता है, उनको निफ्टी 50 में जगह मिलता है, ठीक है। Where the chairperson of the board of director is a non-executive director, at least 1/3 of the BOD shall comprise of independent directors. Point to be noted, sir. Where the chairperson of the board of director is a non-executive director, at least 1/3 of the BOD, board of director का at least 1/3 shall comprise of independent directors, ठीक है। And where the chairperson of the BOD is not a regular non-executive chairperson, at least half of the BOD shall comprise of independent directors, ठीक है। तो अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स 1/3 है, ठीक है, where the chairperson of the BOD is a non-executive director, तब क्या होगा? एटलीस्ट 1/3 of the BOD shall comprise of independent directors, ठीक है। And where chairperson of BOD is not a regular non-executive chairperson, then 50% होना चाहिए, that at least half of the BOD shall comprise independent director। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब होना चाहिए? अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो अलग अलग टाइप ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात हो रहा है, इसके बारे में चर्चा कंपनी लॉ में होता है, ठीक है।
डीन डायरेक्टर्स का एक चैप्टर्स होते हैं जिसके अंदर मैं सारा का सारा डायरेक्टर्स के बारे में बात करके रखा, कंपनी लॉ में स्पेशली। तो अगर आप लोग डायरेक्टर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको मैं वो वाला क्लास शेयर कर लूंगा। जो लोग कंपनी लॉ का क्लास कर चुके हो दे मस्ट नो, तो जिनको नहीं पता है वो जरूर मुझे बताएं एक बार, मैं उनको डीन डायरेक्टर्स का जो चैप्टर्स हैं वो मैं शेयर करूंगा, ठीक है, जिसमें मैंने अलग अलग डायरेक्टर्स के बारे में डिटेल्स जानकारी देके रखा, ठीक है। तो provided that where the regular non-executive chairperson is a promoter of the listed entity or is related to any promoter or person occupying management position, ठीक है, जो कंपनी को मैनेजमेंट करने का पोजीशन रखता है या प्रोमोटर लेवल में है, the level of BOD or at one level of below the BOD, at least half of the BOD of the मतलब board of director of the listed entity shall consist of independent directors. So for the purpose of this clause, मतलब बेसिकली ये जो था ये इसमें कौन कौन क्या हो सकता है नहीं हो सकता है कॉम्पोजिशंस के बारे में बात कर रहा था। It's not a big deal. So for the purpose of this clause, related to any promoter means if the promoter is a listed entity, its director other than independent directors, its employee or its nominee shall be deemed to be related to it. If the promoter is an unlisted entity, अगर promoter किसी कंपनी में listed नहीं है, directors, its employees or its nominee shall be deemed to be related to it. ठीक है, तो अगर promoter listed entity में है तो इनका director other than independent directors, ठीक है, its employees or its nominee shall be deemed to be related to it. अगर promoter एक unlisted entity है then इसका director, मतलब इसमें independent का बात कुछ नहीं है, then its director, its employees or its nominee shall be deemed to be related to it. ठीक है, उनका related माना जाएगा. So लिस्टेड एंटिटी होगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिलेटेड नहीं माना जाता है, बाकी सबको रिलेटेड माना जाता है, मतलब प्रोमोटर से रिलेटेड पर्सन। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज रिलेटेड टू एनी प्रोमोटर मींस, मतलब प्रोमोटर से रिलेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर लिस्टेड एंटिटी है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिलेटेड नहीं माना जाता, बाकी एम्प्लॉय नॉमिनी दे आर ऑल रिलेटेड टू द प्रोमोटर। और अगर अनलिस्टेड एंटिटी है तो डायरेक्टर एम्प्लॉइज और कोई भी नॉमिनी हो तो उनको रिलेटेड ऑब्वियसली माना जाएगा। डीम्ड मतलब कंस्ट्रक्टिव, मान लिया, ठीक है, मान लेंगे, लो मान लिया हमने। Provisions related to independent directors are not applicable to section 8. Section 8 मतलब जो बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, ये सब कंपनी लॉ में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये बता के रखा है एमसीए नोटिफिकेशन, एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नोटिफिकेशन डेटेड 5th June 2015, issued under section 462 of the Companies Act 2013. The board of director of the top 2000 listed companies, अब इससे पहले मैं आपको 1000 लिस्टेड के बारे में बात कर रहा था, अब टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज। अगेन किस तरह से टॉप 2000 मिलता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में। With effect from April 1, 2020 shall comprise of not less than 6 directors. कम से कम 6 डायरेक्टर इनको रखना पड़ेगा जो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज में है। एज लिमिट कुछ है क्या? यस, देख लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। No listed entity shall appoint a person or continue the directorship of any person as a non-executive director who has attained the age of 75 years unless a special resolution is passed to that effect. Point to be noted. No listed entity shall appoint, मतलब कोई भी entity ऐसा नहीं कर सकता a person to continue the directorship of any person or as a non-executive director who has attained the age of 75 years. Okay, 75 साल हो जाएगा तो आप नहीं रख सकते unless a special resolution is passed to that effect. In which case the explanatory statement annexed to the notice for such motion shall indicate the justification for appointing such person. अगर 75 साल से ऊपर का कोई इंसान को आप रखते हो, ठीक है, तो फिर उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप उनको क्यों रखते हो, उनके पास क्या स्पेशल नॉलेज है या क्या स्पेशलिटी है उनको रखने का, यू हैव टू मेंशन दैट, ठीक है। तो ये है टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशंस की बातें। बोर्ड मीटिंग्स एंड इंफॉर्मेशन टू बी गिवन टू बोर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। The board of directors shall meet at least 4 times in a year. समझ में आ रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साल में कम से कम 4 बार बैठना चाहिए विद मैक्सिमम टाइम गैप ऑफ 120 दिन, 120 डेज के गैप में साल में 4 बार कम से कम बैठना चाहिए, ठीक है। और 2 मीटिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए? कम से कम 120 डेज, दैट मीन्स 4 मंथ्स, ओके, कम से कम 4 मंथ्स का गैप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डेज है तो आप डेज के हिसाब से ही याद रखिएगा, ठीक है। कोरम के बारे में तो पता ही है आपको। कोरम मतलब मीटिंग में जो मेंबर अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोरम, ठीक है। मतलब ये डिपेंड करता है कंपनी के मेंबर्स के बेसिस में, ठीक है। तो कितना मेंबर है उसके परसेंटेज के हिसाब से, कहीं पर 5 मेंबर, कहीं पर 15 मेंबर, कहीं पर 30 मेंबर, डिपेंड करता है। ये भी मैं कंपनी लॉ के अंदर आपको पढ़ा के रखा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर कोरम के बारे में डिटेल्स बातचीत होकर रखा है। अगर अगेन किसी का कंपनी लॉ में मिस है तो अगर कंपनी लॉ का क्लास नहीं किए हो तो जरूर कंपनी लॉ का क्लास करें,
और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से पढ़े तो आपको ये सब बातें और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोरम ऑफ एवरी मीटिंग इतना समझ लो कि मीटिंग में मेंबर कितना अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लास में 5 स्टूडेंट्स है, अगर एक जन भी अवेलेबल होता है तो मैं मानता हूं कि क्लास कंटिन्यू होगा। ठीक है, द कोरम ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ द बीओडी ऑफ द टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज विद इफेक्ट फ्रॉम April 1 2022 shall be 1/3 of its total strength or 3 directors whichever is higher. Point to be noted, sir. The quorum of every meeting of the board of directors of the top 2000 listed entities with effect from April 1 2020 shall be 1/3 of its total strength. ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 अगर मीटिंग अवेलेबल करेगा, मतलब जो बोर्ड मीटिंग होगा ना, तो बोर्ड मीटिंग में टोटल जो भी बोर्ड का मेंबर्स है उनका कम से कम 1/3 अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर 6 है तो 6 का 1/3, समझ रहे हैं ना सर, मतलब 2 जन ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स व्हिच एवर इज हायर, या तो 1/3 या फिर 3, जो ज्यादा होगा वही कर पाएगा, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कम से कम 3 मेंबर डायरेक्टर होना चाहिए मीटिंग के लिए, इतना समझ लो। अगर 8 डायरेक्टर्स हैं बीओडी में, अगर 8 जन हैं तो 8 का 1/3 और 3 जो ज्यादा होगा। ठीक है, तो कम से कम 3 डायरेक्टर्स तो होना ही चाहिए, समझ में आ ही रहा है, व्हिच एवर इज हायर, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जाके बोर्ड मीटिंग सक्सेसफुल माना जाएगा। रिव्यू ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट, द बोर्ड विल पीरियडिकली रिव्यू कंप्लायंस रिपोर्ट्स ऑफ ऑल लॉज एप्लीकेबल टू कंपनी, मतलब कंपनी के ऊपर जो जो लॉ लागू होता है, क्या कंपनी सारा का सारा नियम का पालन कर रहा है। सिंपल बात है। कंप्लायंस का क्या मतलब होता है? कंप्लायंस का मतलब ये होता है आपके ऊपर जो नियम लागू है, क्या आप आपका सारा का सारा नियम, जैसे कि टैक्स लॉ हो, कंपनी लॉ हो, बिजनेस लॉ हो, इंडस्ट्रियल लॉ हो, लेबर लॉ हो, ठीक है, सारा का सारा नियम आप पालन कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। अकाउंट्स का जो भी मैटर्स है, द बोर्ड विल periodically review compliance reports of all law applicable to company prepared by company and steps taken by company to rectify instances of non compliance. ठीक है, the evaluations of independent directors shall be done by the entire board of directors which shall include, अच्छा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इवैल्यूएशन कौन करेगा? बाकी पूरा बोर्ड करेगा, जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ द डायरेक्टर्स, ठीक है, of the independence criteria as specified in these regulations and their independence from the management. ठीक है, डायरेक्टर्स के बारे में जो क्लास रखा ना, उसमें आपको सारा का सारा डायरेक्टर्स का अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में कंपनीज एक्ट के तहत बताया गया है। आप जरूर वो क्लास एक बार देख लीजिए। प्रोवाइडेड दैट इन द above evaluation the director who are subject to evaluation shall not participate. ठीक है, तो जिसका इवैल्यूएशन होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप सेक्शन 7 रेगुलेशन 17A के अंदर बोला गया है, the directors of listed entities shall comply with the following conditions with respect to the maximum number of directorship, including any alternate directorship that can be held by them at any point of time. A person shall not be a director in more than 7 listed entities. Point to be noted with effect from April 1 2022. ठीक है, 2020 sorry. A person shall not be a director in more than 7 listed companies. आप एक साथ 7 listed companies का director नहीं हो सकते. Provided that a person shall not serve as an independent director in more than 7 listed companies. Provided that a person shall not serve as an independent director in more than 7 listed companies. Notwithstanding the above, any person who is serving as a whole-time director, managing director in any listed entity shall have as an independent director in more than 3 listed entity. Point to be noted, sir. पहला बात क्या बोलता है? A person shall not be a director in more than 7 listed company, जो इफेक्ट फ्रॉम April 1 2020 से चालू हुआ है। प्रोवाइडेड दैट a person shall not serve as an independent director in more than 7 listed company. अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो वहां पर वो लागू होगा। Notwithstanding above, any person who is serving as a whole time director, managing director in any listed entity, मतलब लिस्टेड स्टॉक कंपनीज के ऊपर shall serve as an independent director in not more than 3 listed company. ठीक है, 3 से ज्यादा में नहीं हो सकता। Explanation: for the purpose of these regulations, the account of the number of listed entities on which a person is a director or independent director shall be only those whose equity shares are listed on stock exchange. ठीक है, restriction on number of membership, चलो देख लेते हैं restriction on number of membership में क्या मैटर है। रेगुलेशन 26 इसके ऊपर बात करता है। एक सेकंड सर, मैं पेन थोड़ा ले लेता हूँ। So please point to be noted, some
restriction on membership, number of membership. तो चलिए, a director shall not be a member in more than 10 committee. Director 10 से ज्यादा कमिटी में मेंबर नहीं बन सकता, और एक्ट द चेयरपर्सन ऑफ मोर देन 5 कमिटी, 5 से ज्यादा कमिटी में वो चेयरपर्सन नहीं बन सकता। कौन? डायरेक्टर। अक्रॉस ऑल लिस्टेड एंटिटीज, जितना भी लिस्टेड एंटिटीज है, इन विच ही इज अ डायरेक्टर, व्हिच शैल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। कैसे डिटरमाइन होगा? द टाइम ऑफ द लिमिट ऑफ द कमिटी ऑन विच डायरेक्टर में सर्व इन ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट शैल बी इंक्लूडेड। चाहे लिस्टेड हो या ना हो, अगर वो पब्लिक लिमिटेड है तो उसको भी काउंट किया जाएगा। एंड ऑल अदर कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, फॉरेन कंपनीज एंड कंपनीज अंडर सेक्शन 8, मतलब एनपीओ, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शैल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, क्या बोला सर? मतलब आप कितने कंपनी में कमिटी में मेंबर हो, ठीक है, एज ए डायरेक्टर, कितने कमिटी में आप चेयरपर्सन हो, इसका डिटर्मिनेशन करने के लिए क्या बोला? द लिमिट ऑफ द कमिटी ऑन व्हिच डायरेक्टर में सर्व इन ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट शैल बी इंक्लूडेड, एंड ऑल अदर कंपनीज इंक्लूडिंग प्राइवेट लिमिटेड, फॉरेन कंपनीज, कंपनीज अंडर सेक्शन 8, इसको एक्सक्लूड करके। ठीक है, अच्छा, of determination of limit, chairpersonship and membership of the audit committee and the stakeholder relationship committee alone shall be considered. Every director shall inform the listed entity about the committee positions he or she occupies in other listed entities and notify changes as and when they take place. Point to be noted, sir. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में क्या बोलता है? देखो, रेगुलेशन 24 का बात है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडियरी कंपनीज ऑफ लिस्टेड कंपनी, at least one independent director on the board of directors of the listed entity shall be a director on the board of directors on an unlisted material subsidiary whether incorporated in India or not. ठीक है, तो एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल बी अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एन अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी, मतलब सब्सिडियरी का डायरेक्टर होगा, चाहे वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हुआ है या नहीं हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर सर मटेरियल सब्सिडियरी का मतलब भी बोला है, मटेरियल सब्सिडियरी शैल मीन अ सब्सिडियरी whose income or net worth exceeds 20% of the consolidated income or net worth of respectively। मतलब अगर कोई बड़ा होल्डिंग कंपनी है, ये सब बेसिक बातें हैं, कंपनी लॉ में बोल चुका सर, होल्डिंग क्या है, सब्सिडियरी क्या है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल कोई बड़ा कंपनी है, इसका इस कंपनी में 51% से ज्यादा स्टेक है, तो ये जो छोटा कंपनी है इसको क्या बोलेंगे? दिस इज सब्सिडियरी, और ये हो जाएगा होल्डिंग। ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ सर, बाप कंपनी और बेटा कंपनी, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? मटेरियल सब्सिडियरी का मतलब है कि अगर ये जो छोटा कंपनी है जो सब्सिडियरी है, शैल मीन सब्सिडियरी हुज इनकम, इसका इनकम और नेट वर्थ एक्सीड्स 20%, एक्सीड्स 20%, ग्रेटर देन 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेट वर्थ रेस्पेक्टिवली, मतलब इसका पूरा नेट वर्थ का 20% से ज्यादा अगर इनकम यहाँ से मिलता है तो उसको मटेरियल सब्सिडियरी कंपनी कहा जाता है ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स सब्सिडियरीज इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आपने जो इनकम किया उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सब्सिडियरी से अच्छा खासा इनकम आता है तो बेसिकली आप इतना समझ लो कि वो मटेरियल सब्सिडियरी के अंदर काउंट हो सकता है। The audit committee of the listed company shall also review the financial statement, in particular the investment made by the subsidiary company. ठीक है, the minutes of the board meeting, minutes तो क्या है, आप लोग कंपनी लॉ में पढ़ चुके हो, तो एक्चुअली एक बात तो है, सिक्योरिटी लॉ पढ़ने के लिए कंपनी लॉ का आइडिया अच्छा होना बहुत जरूरी माना जाता है। अगर इफ यू नो द कंपनी लॉ देन यू कैन अंडरस्टैंड सिक्योरिटी लॉ वेरी स्मूथ मैनर, है ना। बार बार कंपनी लॉ रिलेटेड मैटर बार बार आ रहा है, सो आई होप कि आप लोग कंपनी लॉ का भी क्लास ठीक से करते हो या फिर ठीक से पढ़ रहे हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। The minutes of the board meetings of the unlisted subsidiary shall be placed at the meeting of the BOD of the listed entity. Minutes मतलब जो मीटिंग में डिस्कशन होता है बोर्ड का, उसको जो शॉर्ट में नोट डाउन किया जाता है या फिर समरी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मिनट्स। ओके, मिनट्स बेसिकली किसका काम आता है? जो मीटिंग में नहीं होता या फिर जहां मीटिंग का डिटेल सबमिट करना पड़ता है उसमें मिनट्स सबमिट करना पड़ता है। The management of the unlisted subsidiary should bring the notice to board of listed entity a statement of all significant transactions and arrangement entered into by unlisted subsidiary. ठीक है, the purpose of these regulations, the term significant transactions or arrangement shall mean any individual transactions or arrangement that exceeds or is likely to exceed 10% of the total revenue or the total expense or total assets or total liabilities as the case may be। मतलब कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 10%, एक्सपेंस का 10%, एसेट्स का 10%, लाइबिलिटी का 10%,
से ज्यादा अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन of unlisted subsidiary of the immediately preceding accounting year. A listed entity shall not dispose of shares in its material subsidiary, resulting in reduction of its shareholding either on its own or together with other subsidiaries to less than 50% or cease to exercise control over the subsidiary without passing a special resolution in its general meeting. ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिस्टिंग के बारे में, सब्सिडियरीज के बारे में बोला है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है सर, शेड्यूल 5 ऑफ द रेगुलेशन, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। ठीक है, मतलब कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में रिपोर्ट जमा करने के लिए बोला जा रहा है। कंपनी अपना सारा का सारा कंप्लायंस ठीक ठाक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही गवर्नेंस को बताते हैं। ठीक है, बिकॉज गवर्नेंस सही हो तो कंपनी ट्रांसपेरेंट से चलेगा, अदरवाइज घोटाला घपला चलता जाएगा। एनुअल रिपोर्ट शैल कंटेन एडिशनल डिस्क्लोजर। कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट बनता है जिसमें कंपनी का क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट लाइक ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिपोर्ट, ठीक है, ये सभी चीजें जहां पर आता है, एनुअल रिपोर्ट शैल कंटेन एडिशनल डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकाल के आप देख सकते हो। ये मेरे पास 2019 2021 का एनुअल रिपोर्ट है, अभी अदानी का मैंने निकाला। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखना चाहोगे तो आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। यहाँ पर देखिए, कॉर्पोरेट स्नैपशॉट, एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस रिव्यू, रिपोर्ट प्रोफाइल अबाउट अदानी, चेयरमैन मैसेज, सीईओ मैसेज, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटलिस्ट, ग्रोथ प्लेटफॉर्म, वैल्यू क्रिएशन, आवर परफॉर्मेंस, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में बिजनेस मॉडल, स्टेक होल्डर्स, रिस्क मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस। ठीक है, एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस मतलब सोशल मैटर में क्या गवर्नेंस कर रहा है, कस्टमर प्रोपोजिशन प्लेटफॉर्म, our cutting edge technology, sustainability of change, knowledge capital, corporate social responsibility। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट डिस्कशंस, स्टैट्यूटरी में कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दिखाई दे रहा है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, इसी के बारे में बात कर रहा था। 278 देखते हैं मिलता है कि नहीं, ये देखो मिल गया ना, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकली चीजों को देखना। ठीक है, तो ये देखिए, कंपनीज फिलोसॉफी ऑन कोड ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, ये मैं आपको अदानी के, अदानी का एनुअल रिपोर्ट से बता रहा हूँ 21-22 का। ठीक है, तो ये अदानी का फाइनेंशियल ईयर 2021 का एनुअल रिपोर्ट है। तो वहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली मैं स्टॉक मार्केट में भी इसका डिस्कशन करता हूँ, यहाँ पर भी ये देखिए, अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑन लिस्टेड एंटिटीज फिलोसॉफी ऑन कोड ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है, सब कुछ यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में बता के रखा है। आपको मैं ओरिजिनली दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आप ओरिजिनल में भी देख लो। ये देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट मीटिंग आवर स्ट्रेटेजिक गोल्स रेस्पॉन्सिबली एंड ट्रांसपेरेंटली वाइल बीइंग अकाउंटेबल टू आवर स्टेक होल्डर्स। मतलब जो भी कंपनी के साथ जुड़ा है, जो कंपनी को पैसा दिया है, ठीक है, शेयर होल्डर्स है, उनके प्रति भी अकाउंटेबल होना चाहिए, उनके प्रति भी हिसाब निकास एकदम क्लियर कट होना चाहिए, है ना। आप किसी से पैसा लोगे, उनको उसका सारा डिटेल्स बताना चाहिए ना सर। ऐसे थोड़ी होता है कि आप किसी को कुछ पैसा नहीं दोगे या समथिंग लाइक दैट, है ना। आपको हर किसी को कंपनी का डिटेल्स देना चाहिए, ये सर नो। हेलो, 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 गुड इवनिंग, हेलो। अच्छा देखिए, तो ब्रीफ स्टेटमेंट ऑन लिस्टेड एंटिटीज फिलोसॉफी ऑन कोड ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो वो सारा का सारा चीजें यहाँ पर आप
अदानी की रिपोर्ट के अंदर भी देख सकते हो कि वो अपने स्टेक होल्डर्स के प्रति, अपने कंपनी के प्रति जो भी उनका क्लियर कट डिटेल्स हैं वो सभी कुछ इसके अंदर बता के रखा है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में सब कुछ ये देखो। ठीक है, अब मैं वही आपको यहाँ पर समरी करके बता रहा हूँ, समरी नहीं मतलब एज पर रूल्स बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें जरूरी हो जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। ठीक है, शेड्यूल 5 ऑफ द रेगुलेशंस में सिक्योरिटी लॉ के अंदर भी बोला है। ठीक है, एलओडीआर के अंदर भी बोला है। A brief statement on the listed entities philosophy, ठीक है, on code of governance, board of directors, the following shall be disclosed: compositions and category of directors, promoter कौन है, executive directors कौन है, non executive directors कौन है, independent and non executive कौन है, nominee director कौन है, institutional representative whether as lender or as equity investors, मतलब जो भी institutions कनेक्टेड है कंपनी के साथ वो क्या है, लेंडर है मतलब लोन दिया है तभी इंस्टीट्यूशनल बोर्ड में है, या फिर वो इक्विटी इन्वेस्टर्स है तो बोर्ड में है। ठीक है, तो जिसका भी कॉम्पोजिशन है डायरेक्टर्स पोस्ट के अंदर उनके सारा का सारा डिटेल्स आप बताइए। अटेंडेंस ऑफ ईच डायरेक्टर एट द बीओडी मीटिंग एंड एट द लास्ट एजीएम, नंबर ऑफ अदर बीओडी, other board of directors or committees in which director is a member or chairperson, number of board of directors meetings held and dates on which held, कब हुआ है कितना हुआ है, डिस्क्लोजर बिटवीन डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड। ठीक है, तो क्या क्या डिस्क्लोजर डायरेक्टर्स के अंदर हुआ है वो सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, compositions, name of member and chairperson, meetings and attendance during the year, nominations and remuneration committee, brief description of terms of reference, compositions, name of members and chairperson, meeting and attendance during the year, performance evaluations criteria for independent director, okay, shareholder grievance committee। ठीक है, शेयर को अगर कुछ दिक्कत हो उसके लिए ग्रीवेंस कमिटी है, नेम ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेडिंग कमिटी, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कंप्लायंट received during the financial year, number of complaint not solved to the satisfaction of shareholder, number of pending complaints। ठीक है, आपको बोला ना ग्रीवेंस कमिटी क्या क्यों बनाया जाता है, कंप्लेंट्स सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सॉल्यूशंस मेकर है ग्रीवेंस कमिटी। तो ये सब अलग अलग से जनरल बॉडी मीटिंग्स में लोकेशन टाइम वेयर लास्ट 3 एजीएम हेल्ड, कहाँ हुआ था, whether any special resolution passed in previous 3 AGM, whether any special resolution passed last years through postal ballot, details of voting patterns, ये सब कंपनी लॉ का मैटर सामने आ रहा है। जिन्होंने भी कंपनी लॉ पढ़ के रखा है उनको बहुत इजीली कनेक्टेड होगा, जिनका कंपनी लॉ नहीं हुआ है अभी तक, मैं बार बार बोलूंगा आप जरूर कंपनी लॉ ठीक से पढ़े तो सिक्योरिटी लॉ भी आपको ठीक से समझ में आएगा। Person who conducted the postal ballot exercises, whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot, procedure for postal ballot, everything. Other disclosures shall include disclosure of material significant related party transactions that may have potential conflict with the interest of company at large। अगर कोई related party transactions है उसके details बताइए, नहीं तो बाद में केस बन जाता है। Details of non-compliance of the listed entity, penalty, strictures imposed on the entity of the stock exchange or SEBI, or any statutory any other matter related to capital market during the last 3 years। Details of establishment of whistleblowers, whistleblowers कौन होते हैं, जो कंपनी का इंफॉर्मेशन बाहर कर देता है लेकिन कंपनी के किसी खराबी के बारे में। ठीक है, तो whistleblowers policy and affirmations that no person has been denied access the audit committee, details of compliance with mandatory requirements and adoption of non-mandatory requirements of clause 49, everything। ठीक है, फिर आता है पॉइंट 2, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस ऑफ बोर्ड एंड इट्स डायरेक्टर्स। बोर्ड का परफॉर्मेंस एंड डायरेक्टर का परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट होता है इसके बारे में कहा गया है। कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कंपनीज एक्ट यहाँ पर बार बार आएगा। लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 मेक प्रोविजंस रिलेटेड टू evaluation of performance of board, individual directors, chairperson and committee of board, especially nomination and remuneration committee। ठीक है, nomination and remuneration committee। Following provision of Companies Act 2013 takes about evaluation। Section 134 subsection 3 requires statement of annual evaluations by board on its own performance and of committee। Section 178 subsection 2 requires nominations and remunerations committee to identify persons to be directors। Schedule 4 talks about performance evaluations of independent directors। Similarly, SEBI LODR regulations also covers provisions relating to functions of board, performance evaluations of directors, role of nominations and remunerations committee, and corporate governance report। नेक्स्ट आता है सर कॉमन ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। लिस्टेड एंटिटीज को कुछ कॉमन ऑब्लिगेशंस फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉमन ऑब्लिगेशंस क्या है,
इसका भी थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं सर, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत क्यों, ज़्यादा ही चल रहा है तब ज़्यादा ही लेते हैं। तो कॉमन ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज क्या है? जनरल ऑब्लिगेशंस ऑफ कंप्लायंस, रेगुलेशंस 5 के अंदर बोला है सर, द लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल, दैट इज केएमपी मतलब सीएसीएस सीएमए हो सकता है, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, प्रोमोटर्स हो सकते हैं, और एनी अदर पर्सन डीलिंग विद द लिस्टेड इक्विटी एंटिटी complies with responsibilities or obligations if any assigned to them under these regulations, ठीक है। compliance officer and his obligations, regulation 6 में बोला है, a listed entity shall appoint a qualified company secretary as the compliance officer। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, compliance के लिए always CS, ठीक है। listed entity जो भी कंपनी है उनको प्रॉपर compliance के लिए एक CS नियुक्त करना, अपॉइंट करना मैंडेटरी है। 10 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर वाले हर कंपनी को ऐसे ही CS अपॉइंट करना पड़ेगा या पड़ता है, ठीक है। बाकी नॉर्मल कभी भी कोई कंप्लायंस का मैटर आता है तो CS इसमें जानकार होते हैं और इनको स्पेशल पावर भी दिया गया है, तो CS रखना जरूरी है। तभी तो CS पढ़ने के लिए लोग पागल हैं आजकल, ठीक है। CA में तो है ही, बट कंप्लायंस के लिए CS का रोल बहुत ही ज्यादा है। कंप्लायंस ऑफिसर सो अपॉइंटेड शैल बी रिस्पांसिबल फॉर मतलब CS ensuring conformity with the regulatory provisions applicable to the listed entity in letter and spirit, coordination and reporting to the board। ये सब CS का काम है सर। आप लोग आगे जाके जो भी CS और CS सभी को मतलब कोई कोई है सर मुझे पता है जो CS भी पढ़ रहा है, कोई सिर्फ CS पढ़ रहा है, कोई CS CMA भी पढ़ रहा है, बट ये जान लो सर कि आपका क्या रोल है कंपनी में एज ए कंपनी सेक्रेटरी। Coordinations and reporting of the board, ensuring that correct procedures have been followed that would result in correctness of information filed by the listed entity under the regulations, monitoring the email address and grievance redressal divisions, ठीक है हर चीज। शेयर ट्रांसफर एजेंट रेगुलेशन 7 के अंदर आता है सर, द लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट शेयर ट्रांसफर एजेंट और मैनेज द शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस, ठीक है। शेयर ट्रांसफर एजेंट के बारे में मैं बेसिक्स मतलब सिक्योरिटी ट्रांसफर के अंदर भी बात किया था, ठीक है। शेयर ट्रांसफर एजेंट का अलग से NISM का पढ़ाई भी होता है, तो आप शेयर ट्रांसफर एजेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है जो शेयर ट्रांसफर करने का एजेंसी का काम करते हैं, किससे किसके पास जाएगा, किससे किसके पास आएगा, ठीक है। तो जो भी डेबिट क्रेडिट होता रहता है ना मार्केट में, तो लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट अ शेयर ट्रांसफर एजेंट और मैनेज द शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस, ठीक है। इन हाउस मतलब कंपनी के अंदर ही ऐसा फैसिलिटी होना चाहिए जो लिस्टेड है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जैसे हम लोग शेयर वगैरह खरीदते हैं, तो कभी शेयर खरीदे, कभी मैंने खरीदा, कभी किसी ने बेचा, ठीक है। तो शेयर ट्रांसफर एजेंट तो जरूरी है ना सर कि किससे किसको मिलेगा, किससे किसको नहीं मिलेगा। ये देखो सर, आप इस सेबी के साइट में भी जाओगे आपको दिख जाएगा। और शेयर ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर एजेंट के क्या कहते, क्या होता है आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लुक एट हियर, stock transfer agent or share transfer agent, share registry transfer agency is an entity, usually a third party firm unrelated to security transactions that manage the change in ownership of company stock or investment fund shares, maintains a register of ownership and acts as paying agent of the payment of dividends and other distributions of investors. The name derives from the impartial intermediary role of a transfer agent that plays in validating and registering the purchase of new ownership shares, and in case of a transfer of ownership, cancelling the name of certificate of shareholder who sells shares and substituting the new owner's name on the official master shareholder register, ठीक है। डेली कितने सारे लोग कितना शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है, ठीक है, एक्सचेंज के थ्रू से, ये सारा का सारा काम देखने का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जो ट्रांसफर एजेंट करता है। नेक्स्ट आता है सर क्वार्टर कंप्लायंस, ठीक है। लिस्टेड एंटिटी शैल इंटर एलिया मतलब कनेक्टेड विद दैट मेक द फॉलोइंग filings with the recognized stock exchange on a quarterly basis। Regulation 13 subsection 3 grievance redressal mechanism, the listed entity shall file with the recognized stock exchange like NSE, BSE, something like that on a quarterly basis within 21 days from the end of each quarter। हर क्वार्टर एंड के 21 दिन के अंदर a statement giving the number of investor compliance pending, अगर किसी इन्वेस्टर का कंप्लाइंट पेंडिंग है at the beginning of the quarter, ठीक है, क्वार्टर के स्टार्टिंग से, those received during the quarter, disposed of during the quarter and those remaining unresolved at the end of the quarter, ठीक है। जो रिसीव हुआ है, जिसका डिस्पोज हो चुका है, जो अभी भी पेंडिंग है, सारा डिटेल्स आप एक्सचेंज में जमा करें कि मेरे को कंपनी के मतलब इन्वेस्टर की तरफ से कुछ कंप्लेन है और ये सब कंप्लेन रिजॉल्व हुआ है, कुछ कंप्लेन अभी भी बाकी है, कुछ कंप्लेन अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है।
जो क्वार्टर एंड में मिला था, क्वार्टर के 21 दिन के अंदर आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कंप्लीट करना चाहिए 21 डेज के अंदर। रेगुलेशन 27 सबसेक्शन 2 other corporate governance requirement. A listed entity shall submit quarterly compliance report on corporate governance in the format as specified by the board from time to time to the recognized stock exchange within 15 days from the close of the quarter. Regulation 31 subsection 1 holding of specified security and shareholding pattern. A listed entity shall submit a statement showing holding of securities and shareholding pattern separately for each class of securities. हर class of securities का अलग अलग 1 day prior to the listing, 1 day prior to the listing of the security on the stock exchange on a quarterly basis within 21 days from the end of each quarter, within 10 days of the any capital restructuring of listed entity resulting in a change of exceeding 2% of the total paid up share capital. ठीक है, 10 दिन के अंदर अगर कुछ भी 2% से ज्यादा बात हो, 10 दिन के अंदर कैपिटल रिस्ट्रक्चर हो तो बता देना चाहिए। रेगुलेशन स्टेटमेंट्स ऑफ डेविएशंस और वेरिएशंस, अगर कुछ डेविएशन होता है या वेरिएशंस होता है, रेगुलेशन 32 सबसेक्शन 1 में बोला है listed entity shall submit to the stock exchange the following statements on a quarterly basis for public issues indicating deviations if any in the use of proceeds from the objects stated in the offer document or explanatory statement to be notice of the general meeting as applicable। अगर कुछ भी ऑब्जेक्टिव वगैरह डेविएट हुआ है कंपनी का तो वो डेविएट के बारे में बता दो। डेविएशन मतलब अपने पोजीशन से हटना, ठीक है। इंडिकेटिंग कैटेगरी वाइज वेरिएशंस जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल्स, मार्केटिंग, वर्किंग कैपिटल एटसेट्रा between projected utilization of fund made by it in its offer document or explanatory statement to the notice of the general meeting as applicable and actual utilization of fund। ठीक है, मतलब जितना आपने ऑफर लेटर में बोला था और एक्चुअल में कितना हुआ है, जो भी वेरिएशंस या डेविएशंस आपके डिटेल्स में अंदर हुआ है रिगार्डिंग मार्केटिंग हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, वर्किंग कैपिटल हो, आप बता दो। ठीक है, आप फाइलिंग कर दो। रेगुलेशन 33 सबसेक्शन 3 आता है जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बात किया जाता है। लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। आपको पता है हर कोई स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए वेट करते हैं, तो एवरी क्वार्टर कंपनी को मार्केट में फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट करना पड़ता है। लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट, मतलब खुद का सब्सिडरी को छोड़ के। स्टैंड अलोन का मतलब होता है सब्सिडरी वगैरह को छोड़ के, और कंसोलिडेटेड का मतलब होता है सबको मिला के जो फाइनल में होता है। द लिस्टेड मतलब फाइनल मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूं जब आप ईयर एंड के अंदर बात करते हो। The listed entity shall submit quarterly and year-to-date stand-alone financial results to the stock exchange within 45 days of the end of each quarter, other than last quarter। ठीक है, यहाँ पर पूरा समरी दिया है क्वार्टरली कंप्लायंस का कि कितने दिन के अंदर आपको क्या करना चाहिए। सर विद इन द डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 15 दिन के अंदर, क्वार्टर एंड के 15 दिन के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट इन फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 21 डेज के अंदर स्टेटमेंट शोइंग नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लायंट pending at the beginning of the quarter, received during the quarter, disposed of during the quarter, remaining undissolved during the quarter। क्वार्टर एंड के 21 दिन के अंदर कंप्लीट कर लो। ठीक है, रिपोर्ट टू बी फाइल्ड विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बाय लिस्टेड एंटिटी। किसको सबमिट करना होगा? आरएसी को, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लाइक बीएसई, एनएसई, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज की बात हो सर। 21 डेज के अंदर आपको और क्या करना चाहिए? Statement showing holding of securities and shareholding pattern separately for each class of securities like preference share, equity shares, जो भी आप security holder हो। Also to be disclosed 1 day prior to the listing or within 10 days of any capital restructuring scheme of the listed entity resulting in change of 2% of the total cap, मतलब जो कंपनी का कैपिटल में भी आपको बता क्या, इसको PUSC कहा जाता है, इसको PUSC कहा जाता है, मतलब टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 2%। ठीक है, PUSC पेड अप शेयर कैपिटल। अगर कोई अमाउंट पेड अप शेयर कैपिटल के 2% के ऊपर का मतलब में आता है तो उसको 21 दिन के अंदर आपको बता देना चाहिए। ऑल्सो टू बी डिस्क्लोज्ड ऑन अ डे प्रायर टू द लिस्टिंग एंड विद इन 10 डेज ऑफ एनी कैपिटल रिस्ट्रक्चर। ठीक है सर, 45 दिन के अंदर आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना होगा। क्वार्टरली एंड ईयरली स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 45 डेज अदर देन लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर को छोड़ के बाकी हर क्वार्टर का, एवरी क्वार्टर के 45 दिन के अंदर आपको क्वार्टर रिजल्ट निकाल देना चाहिए। ठीक है, तभी तो मार्केट में लोग रिजल्ट देख के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर सच पीरियड टिल विच द इशू प्रोसीड्स आर फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड पर्पस अचीव्ड, quarterly statement for public issue, right issue, preferential issue, etc. indicating deviations and indicating variations। मैं आपको बता दिया
डेविएशंस एंड वेरिएशंस के बारे में भी कंपनी को बता देना चाहिए। और किस किस मैटर में डेविएशंस होता है, वेरिएशंस होता है, जस्ट मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज प्रायर इंटीमेशंस ऑफ बोर्ड मीटिंग। ठीक है, बोर्ड मीटिंग से पहले आपको क्या इंटीमेट करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बोला है सर, आप एक बार देख सकते हो। एंड एनुअल कंप्लायंस के बारे में बोला है। बस 2-4 पॉइंट है सर, ये 2-4 पॉइंट के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी मिलेगा, आप जरूर क्वेश्चंस भी गो थ्रू करें। मैं बार बार बोलूंगा 10-15 क्वेश्चंस है, आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं एक काम करता हूँ सर, कंपनी के बारे में जैसे अभी का जो मेरा बात होना चाहिए था, दैट इज डेज का कंप्लायंस के बारे में आपको बोल दिया कि जो प्रायर इंटीमेशंस ऑफ बोर्ड मीटिंग, ठीक है, प्रायर इंटीमेशंस ऑफ बोर्ड मीटिंग, ठीक है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, एनुअल एंड ईयरली कंप्लायंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टाइप्स ऑफ कमिटी अंडर एलओडीआर रेगुलेशंस, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर हैं, और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है। ठीक है, तो ये सब बात को लेके मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इस कॉन्सेप्ट में बाकी बात कंप्लीट करूंगा और क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। ये जितना सारा क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, और एलओडीआर के ऊपर बेसिस के करके जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा ना सर, तो फिर आपको सिक्योरिटी लॉ, स्पेशली सेबी लॉ के अंदर जो भी आपके माइंड में चल रहा है, एलओडीआर वगैरह या सेबी लॉ में इतना दिन जो भी पढ़े हैं, उसका एक बहुत अच्छा आइडिया क्रिएट होगा। तो नेक्स्ट सैटरडे इसके बारे में चर्चा आपके साथ करूंगा। ठीक है सर, तो फिर आज के लिए इतना ही है। चलिए घर पे पढ़ते रहिए, आराम से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और जो भी ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए आज आपको इतना ही है, बाय, फिर टाटा। कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, या फिर लाइव क्लास में जब आप ज्वाइन करेंगे आप तब भी मुझे पूछ लीजिए। ठीक है।